हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमार राजवंश के शासन प्रशासन पार्ट 3 के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों हमारी ये सीरीज लंबी चली गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज हम परमार राजवंश के शासन प्रशासन के साथ साथ में जो टिहरी राजवंश का शासन प्रशासन है उसे भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो प्रीवियस दो वीडियो में हमने अच्छी तरीके से काफ़ी चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को हमने थोड़ा शॉर्टली सॉल्व करना है दोस्तों, और अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज पवारकालीन भाषा साहित्य के बारे में। अगर हम परमार राजवंश की बात करें या फिर गढ़ राज्य की बात करें या गढ़ राजवंश की बात करें, तो इसकी जो राजभाषा रही है वो क्या रही है दोस्तों? वो रही है गढ़वाली। ठीक है, क्या रही है? गढ़वाली। लेकिन दोस्तों जो परमारकालीन भाषा साहित्य है, इनकी जो हमारे रचनाएं मिलती हैं, रचनाएं सर्वाधिक किसमें मिलती हैं? संस्कृत में। ठीक है, तो अगर आपसे भाषा पूछे या पवारकालीन राजभाषा पूछे तो वो रहेगी दोस्तों क्या? गढ़वाली। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस गढ़वाली की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। अभी हमने जब दोस्तों कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली या उत्तराखंड की भाषा वाला टॉपिक को कवर किया था, तो वहाँ पर भी मैं आपको गढ़वाली बोली के बारे में विस्तृत रूप से बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गढ़ राज्य या परवार राजवंश की राजभाषा क्या थी? वो थी दोस्तों गढ़वाली। गढ़वाली के जन्म को लेकर दोस्तों भाषा शास्त्रियों में एक मत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वहां भी बताया था कुछ भाषाविद गढ़वाली को दोस्तों दरद या फिर खस अपभ्रंश से गढ़वाली की उत्पत्ति मानते हैं, जबकि कुछ जो भाषाविद थे वह गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति मानते हैं किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, कुछ दरद से मानते हैं या खत से मानते हैं, कुछ मानते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गढ़वाली भाषा की, तो गढ़वाली में जो शब्द हैं हमारे या जो हमारे मिश्रित शब्द हैं, वह ऐसा माना जाता है कि राजस्थानी भाषा से भी लिए गए हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि जब कनकपाल यहाँ पर आया था, तो कनकपाल अपने साथ राजस्थान के आसपास के कुछ क्षेत्रों को के लोगों को भी लेकर आता है। हमें पता है कि कनकपाल कहाँ से आया था? गुज्जर प्रदेश से आया था। ठीक है, मेनली गुज्जर प्रदेश का हम पढ़ते हैं कि कनकपाल क्या आया था? गुज्जर प्रदेश से आया था। कहीं कहीं लिखा जाता है कि कनकपाल धारी गुजरात से आया था, यानी कि वो राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से आया था और वहां से अपने साथ वो अन्य व्यक्तियों को भी लेकर आया था। उस कारण ऐसा माना जाता है कि अभी जो गढ़वाल में जो लोग रह रहे हैं वह सभी किनके वंशज हैं? वह उसी कनकपाल के साथ जो 21 के आसपास लोग आए थे उनके वंशज माने जाते हैं फिलहाल सभी गढ़वाली। ठीक है, तो इसी कारण ऐसा माना जाता है कि गढ़वाली में थोड़ा बहुत हमें राजस्थानी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि जो गढ़वाली है, गढ़वाली की उत्पत्ति किससे हुई है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यशवंत सिंह कटौच के अनुसार गढ़वाली का जन्म खस प्राकृत से होना अधिक तार्किक प्रतीत होता है, परंतु कुछ भाषाविदों के अनुसार गढ़वाली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, क्योंकि खस आर्यों में से थे। तो और वैदिक संस्कृति के पूरा अवशेष के रूप में गढ़वाली में वैदिक शब्दों के प्रचलन को देखते हुए यह मानना उचित प्रतीत होता है कि मूल रूप से गढ़वाली की उत्पत्ति संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश रूपों से हुई है। ठीक है, और मेनली जो गढ़वाली भाषा का हमें साहित्य देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है कि इसमें संस्कृत में। ठीक है, और संस्कृत के साथ साथ ही उसके कुछ टॉपिक्स में हमें गढ़वाली भी देखने को मिलती है। इस कारण यशवंत सिंह कटौच मानते हैं कि जो गढ़वाली का जन्म है या गढ़वाली की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? वह खस या प्राकृत अपभ्रंश से हुई है, या खस प्राकृत अपभ्रंश से हुई है, या खस या दरद अपभ्रंश से हुई है। यह आपको याद रखना है। यशवंत सिंह कटौच के साथ खस अपभ्रंश से हुई है, जबकि अन्य के अनुसार मैक्सिमम के साथ सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ मैदान से आए विभिन्न जातियों के संपर्क के कारण यहां राजस्थानी आदि शब्दों का भी समावेश देखने को मिलता है। और पवारकालीन जो अंतिम समय था दोस्तों, वहां पर मुसलमानी प्रभाव के कारण अरबी और फारसी के कुछ शब्द भी प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो प्रारंभ में दोस्तों राजभाषा इनकी क्या थी? गढ़वाली थी, लेकिन जो इनके सर्वाधिक जो इनकी रचनाएं मिली हैं वो संस्कृत में मिली हैं। और जो गढ़वाली की उत्पत्ति थी वो किससे हुई है? तो खस या दरद अपभ्रंश से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये अभी क्लियर नहीं है कि किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति डायरेक्टली हुई है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें राजस्थानी शब्दों का भी हमें समावेश देखने को मिलता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आगे वही पॉइंट है कि भाषा शास्त्री जॉर्ज गिरिसन ने गढ़वाली को मध्य पहाड़ी हिंदी माना है तथा गढ़वाली बोली की 8 उपबोलियों में विभक्त किया। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, गढ़वाल वाले में विभिन्न क्षेत्रों, नदी, धाराओं तथा पर्वत श्रेणियों से पृथक होने के कारण ही समस्त गणदेश में एक गढ़वाली भाषा नहीं बोली जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि गढ़वाल में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग पर्वत क्षेत्र हैं या अलग अलग नदी के द्वारा क्षेत्र डिवाइडेड है। इस कारण क्या होता है, सभी गढ़वाल में सभी जगह पर एक जैसी बोली नहीं बोली जाती है, हर स्थान पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। और इसी बोली के आधार पर जो जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे प्रसिद्ध भाषाविद रहे हैं, उन्होंने गढ़वाली को 8 बोलियों में विभक्त किया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले। पंवार काल में उनकी राजधानी में गढ़वाली का जो रूप बना उसे श्रीनगर टिहरी भाषा कहा गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि परमार राजवंश के दौरान परमार राजवंश की राजधानी में
किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, तो उसे श्रीनगर टिहरी भाषा कहा गया है, ठीक है। वहीं यमुना के तटवर्ती पहाड़ों पर गढ़वाली सिरमौरी बोलियों के प्रभाव से रवाई जौनसारी बोली का कुछ पृथक रूप दिखाई देता है, ठीक है। तो यमुना के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली दिखाई देती है, रवाई जौनसारी बोली का कुछ रूप वहां पे दिखाई देता है। इसी के साथ साथ राजधानी से जो दूर वाले क्षेत्र थे, जैसे मल्ला गढ़वाल में नागपुरी बधानी बोली का हमें प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, तथा सलाम में चौथकोटी सलानी बोली का भी हमें प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। यानी कि जो पर्वत नदी धाराएं क्षेत्र जो गढ़वाल को अलग अलग भागों में विभक्त करते थे, तो उसी के कारण गढ़वाल के अलग अलग स्थानों पर क्या है, अलग अलग प्रकार की बोलियां या अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, या बोलने की जो टोन है उसमें डिफरेंस रहता है। जैसे श्रीनगर में जो बोली जाती है उसे श्रीनगर टिहरी भाषा कहते हैं, यमुना के तटों पर जो बोली जाती है उसे रवाई जौनसारी बोली बोलते हैं, मल्ला गढ़वाल में जो बोली जाती है उसे नागपुरी बधानी बोलते हैं, सलाम में जो बोली जाती है उसे चांदकोटी सलामी बोली कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सीमांत प्रचा में बोलचाल की भाषा में मारसा बोली का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जो कि गढ़वाली से पृथक भोट भाषा से प्रभावित थी। यानी कि जो भोट क्षेत्र की भाषा मारसा बोली मेनली उनकी मानी जाती है, जो तिब्बतियों के साथ प्राचीन समय में या चीनियों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे, वो मारसा बोली का भी प्रयोग करते थे। इस कारण गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों पर मारसा बोली भी बोली जाती है, ठीक है। और पवार शासनकाल में राजधानी से जिस प्रतिष्ठित गढ़वाली में शासनादेश निर्गत होते थे, वह सीमावर्ती दूरस्थ क्षेत्रों तक समस्त गढ़ राज्य में पढ़े और समझे जाते थे। यानी कि दोस्तों जो परमार राजवंश की राजधानी थी, वहां से जो भी क्या होते थे, शासनादेश निकलते थे, तो वो शासनादेश ऐसा माना जाता है कि समस्त गढ़वाल के द्वारा पढ़े जाते थे और समझे जाते थे, ठीक है। यानी कि राजा अगर सपोज राजा को उसकी प्रजा को संबोधित करना है तो राजा भेजता था क्या, शासनादेश, और जिस भाषा में वो शासनादेश लिखता था वो थी कौन सी दोस्तों, गढ़वाली। और ऐसा माना जाता है कि जिस भाषा में राजा गढ़वाली लिखता था वह भाषा सभी के पढ़ भी सकते थे और समझ भी सकते थे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन ये है कि अगर प्रश्न पूछा आता है तो आप लिख लीजिएगा। वही अगर हम बात करें गणराज्य में अभिलेखों की भाषा क्या थी दोस्तों, तो गणराज्य में अभिलेखों की भाषा थी संस्कृत गढ़वाली, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं गणराज्य में अभिलेखों की भाषा संस्कृत मिश्रित गढ़वाली थी। यानी कि जो अधिकांश समय अभिलेख मिले हैं या तो वो संस्कृत में मिले हैं या फिर गढ़वाली में मिले हैं, इसी कारण इसे संस्कृत मिश्रित गढ़वाली के नाम से भी जाना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि परमार राजवंश के दौरान गढ़राज्य में अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत गढ़वाली थी या फिर संस्कृत मिश्रित गढ़वाली थी, ठीक है। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जो हमारे बौद्ध लोग थे, तो बौद्धों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। अब प्राकृत में क्या था, तो कभी कभी आपने देखा होगा प्राकृत भाषा में संस्कृत का भी प्रभाव पाया जाता है, इस कारण बौद्धों की भाषा को संस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषा कहा जाता है। तो उसी प्रकार गढ़ राज्य में जो गढ़वाली भाषा थी हमारी, जो राजभाषा गढ़वाल की थी, गढ़वाली थी गढ़ राजवंश में, तो उसमें क्या हुआ, संस्कृत का भी कभी कभी हमें कुछ प्रभाव देखने को मिलता था। इस कारण गढ़वाली अभिलेखों में संस्कृत मिश्रित गढ़वाली की भाषा का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पवारकालीन संस्कृत अभिलेखों के बारे में। तो पवारकालीन संस्कृत अभिलेखों में दोस्तों 788 ईस्वी का चांदपुरगढ़ का शिलालेख सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। तो अभी कहीं 787 होगा, कहीं 888 होगा, मिल 888 वाला याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि परमार राजवंश का सबसे प्राचीन शिलालेख हमें कहां से मिला है, तो वो मिला है चांदपुरगढ़ से। चांदपुरगढ़ जहां पर दोस्तों कनकपाल आगे परमार राजवंश की नींव रखता है, और वही चांदपुरगढ़ जिसका अंतिम राजा या गढ़ का जो अंतिम शासक हम कहेंगे मूल रूप से गढ़वाली, वो कौन था, वो थे भानु प्रताप। और भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं कनकपाल के साथ। उसके बाद उस गढ़ पर या चांदपुरगढ़ी पर किसका अधिकार हो जाता है, कनकपाल का अधिकार हो जाता है। और कनकपाल के द्वारा ही चांदपुरगढ़ में एक शिलालेख खुदवाया जाता है जिसे चांदपुरगढ़ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। और पवारकालीन सबसे प्राचीन शिलालेख या सबसे प्राचीन सोर्स क्या है पवार काल को जानने का, तो वह है दोस्तों चांदपुरगढ़ का शिलालेख, ठीक है, और जो कि छंद के रूप में लिखा गया है। इसके बाद अनंतपाल द्वितीय का धारसिल लेख हमें मिला है, सहजपाल का देवप्रयाग वामन गुहा लेख मिला है, प्रदीप शाह का डांग लेख मिला है, सुदर्शन शाह के 2 बड़ा हाट लेख आदि भी संस्कृत में हमें मिले हुए हैं। तो पवार काल का जो सबसे पहला हमें शिलालेख मिला कौन सा है, चांदपुरगढ़ शिलालेख, ठीक है, जो कि छंद रूप में लिखा गया है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है। इसके बाद हमें अनंतपाल द्वितीय का धारसिल लेख मिलता है, इसमें भी संस्कृत में लिखा गया है। सहजपाल का देवप्रयाग वाहन गुहा लेख मिलता है, इसमें भी संस्कृत में लिखा गया है। प्रदीप शाह का डांग लेख में भी संस्कृत में लिखा गया है। और सुदर्शन शाह के 2 बड़ा हाट लेख हैं, वह भी संस्कृत में लिखे गए
हैं। वही अगर हम बात करें पवारकालीन गढ़वाली अभिलेखों की, तो पवारों के संपूर्ण ताम्रपत्र तथा शासनादेश अभिलेख गढ़वाली में ही होते थे। देखिए दोस्तों, जो कवि थे वो मेनली संस्कृत में रचनाएं करते थे, ठीक है, लेकिन जो गढ़वाल के या पवारों के संपूर्ण ताम्रपत्र थे या फिर जो शासनादेश थे, ताम्रपत्र और शासनादेश दोनों क्या है, दोनों गढ़वाली में ही हमें मिले हैं। और गढ़वाली में उपलब्ध लेखों में पवार वंश का प्राचीनतम लेख जगतपाल का देवप्रयाग दानपत्र है। अब ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको इंटरलिंक करके पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है कि पवारकालीन सर्वप्रथम अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो चांदपुरगढ़ से प्रारंभ हुआ है। या फिर इस प्रकार से पूछा सकते हैं कि पवारकालीन प्रथम अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में उद्धृत है हमें कहां से प्राप्त हुआ है, या पवार वंशी संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, वह है चांदपुरगढ़। उसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पवारकालीन गढ़वाली में लिखा गया सर्वप्रथम लेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो जगतपाल के देवप्रयाग दानपत्र से हमें वह गढ़वाली में लिखा हुआ पवार वंश का सबसे पहला लेख प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात महाराजा कीर्ति शाह तथा नरेंद्र शाह के शासनकाल तक इसी प्रकार के शासनादेश गढ़वाली भाषा में है और इनके अभिलेखों में गढ़वाली के कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था। यानी कि जो प्रथम शिलालेख था चांदपुरगढ़, कौन सी भाषा में लिखा गया दोस्तों, संस्कृत। संस्कृत याद रखना है। धारसील शिलालेख ये भी संस्कृत में लिखा गया है। देवप्रयाग वामन गुहा शिलालेख ये भी संस्कृत में लिखा गया है। प्रदीप शाह का डांग लेख संस्कृत में लिखा गया है। दो बड़ा हाट लेख सुदर्शन शाह के समय के ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। वहीं हम पवारकालीन अभिलेखों की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रथम या सबसे प्राचीन अभिलेख था कौन सा, जगतपाल का देवप्रयाग दानपत्र। इसमें कौन सी भाषा में लिखा गया, गढ़वाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। इस कारण जो परमार राजवंश के अभिलेखों की भाषा है वह क्या मानी जाती है, संस्कृत मिश्रित गढ़वाली मानी जाती है, क्योंकि संस्कृत में भी लेख मिले हैं और गढ़वाली में भी लेख मिले हैं। अब अभिलेखों में गढ़वाली के कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कौन कौन से, दत्त। तो दत्त का मतलब क्या होता है, दान में प्रदत्त भूमि। ऐसे दोस्तों क्या है, विष्णुप्रीति। क्या विष्णुप्रीति, विष्णुप्रीति क्या होता है, गोरखा काल का गूंठ, ठीक है। माटा, माटा का मतलब क्या होता है, भूमि, ठीक है। और विष्णुप्रीति मैंने आपको बताया था, विष्णुप्रीति क्या होती है, वह भूमि होती है जो कि राजा अपने पुरोहितों को दान में देता था। किसे, पुरोहितों को या गुरुओं को, ठीक है। माटा मतलब भूमि, धर्म मतलब या प्रदत्त दान, ठीक है। छाप मतलब क्या होता है, मुद्रा या मोहर। रौत मतलब होता है जागीर, मैंने आपको बता चुका था। मठ मंदिर। अकरो कर मुक्त, अकरो मतलब होता है क्या, कर मुक्त, ठीक है। तो ये प्रमुख शब्द मिले हमें किसमें, पवारकालीन जो गढ़वाली अभिलेख थे उनमें, ठीक है। तो पवारकालीन गढ़वाली अभिलेख में जो दान में प्रदत्त भूमि होती थी उसे दत्त कहा जाता था। गोरखा काल का गूंठ या फिर जो राजपुरोहितों को जो जागीर दी जाती थी या जो भूमि दान में दी जाती थी उसे विष्णुप्रीति कहा जाता था। भूमि को माटा कहा गया है, प्रदत्त दान को धर्म कहा गया है, मुद्रा या मुहर को छाप कहकर संबोधित किया गया है, जागीर को रौत कहकर भी संबोधित किया गया और मंदिर को कहा गया मठ, ठीक है। इसी प्रकार कर मुक्त होने को अग्रो कहा गया है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। संपूर्ण पवार काल में गढ़वाली भाषा को राजभाषा का पद प्राप्त था, ठीक है। पवार काल की राजभाषा क्या थी, गढ़वाली भाषा थी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसी कारण परमार राजवंश के संपूर्ण ताम्रपत्र तथा शासनादेश व अभिलेख गढ़वाली भाषा में ही लिखे गए हैं। तो ये इंपोर्टेंट है दोस्तों कि परमार राजवंश के लगभग संपूर्ण ताम्रपत्र तथा शासनादेश व अभिलेख गढ़वाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ अभिलेख जैसे कि चांदपुरगढ़ का अभिलेख, ठीक है, जगतपाल, उसके अलावा देवप्रयाग का अभिलेख, धारसील का अभिलेख, वो हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिले हैं, ठीक है। यद्यपि कि संस्कृत में भी कुछ अभिलेख लिखे जाते रहे हैं। इस प्रकार प्रारंभिक गढ़वाली अभिलेखों पर संस्कृत का प्रभाव भी दिखाई देता है। इस प्रकार जो हमारी अभिलेखों की अगर हम भाषा बात करें तो वो होगी क्या, संस्कृत मिश्रित गढ़वाली। ये चीज आपको दोस्तों डायरेक्टली याद करनी है, काफी इंपोर्टेंट है। राजभाषा है संस्कृत, लेकिन जो अभिलेखों की राजभाषा है क्या, गढ़वाली, और जो अभिलेखों की भाषा है वह है संस्कृत मिश्रित गढ़वाली। ये दोनों पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों नोट डाउन करते हुए चलने हैं। आगे दोस्तों, दान पत्रों तथा शासनादेशों को भगापत्र, भाषापत्र, धर्मपत्र तथा ताम्रपत्र भी कहा गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में कि परमार राजवंश में दान पत्रों तथा शासनादेशों को अन्य किस नाम से जाना गया है, तो इसे भगापत्र, भाषापत्र, धर्मपत्र या ताम्रपत्र कहकर भी संबोधित किया गया है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब दोस्तों हम यहां से बात करते हैं टिहरी राजवंश के शासन प्रशासन के बारे में। परमार राजवंश के शासन प्रशासन से संबंधित हमारे कुछ फैक्ट छूट गए हैं, जैसे कि परमार राजवंश का भाषा साहित्य तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि धर्म वाला टॉपिक एक छूट गया है, ठीक है। उनकी आस्था से रिलेटेड टॉपिक छूट गया है, पितृ पूजा, मातृ पूजा या जो देवताओं की वो पूजा करते थे वो वाला टॉपिक थोड़ा सा छूट गया है, क्योंकि उससे रिलेटेड ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। यानी कि रिलीजन वाला जो टॉपिक है वो हमारा मिस हो चुका है, क्योंकि उससे रिलेटेड ज्यादा चीजें आती नहीं है। और जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है या टैक्स वाला टॉपिक है, वो एग्रीकल्चर वाला भी छूट गया है, तो वो हम आपको पहले करा चुके हैं, क्योंकि वहां से भी आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको लास्ट में थोड़ा बहुत उसकी समरी बता दूंगा, लेकिन हम उससे पहले पढ़ लेते हैं टिहरी नरेशों का शासन प्रशासन। वैसे
वैसे तो दोस्तों टिहरी नरेशों का या टिहरी राजवंश का जो शासन प्रशासन चलता है 1815 से लेकर 1949 तक, वह लगभग परमाणु के ही समान होता है। यानी कि परमाणु का जो शासन प्रशासन था उसी के समान रहता है टिहरी का भी शासन प्रशासन। लेकिन अब हमें पता है कि ब्रिटिश लोग आ चुके थे, तो इस कारण वहां पर परमाणु के साथ साथ ही ब्रिटिशों के भी कुछ हमारे एविडेंसेज मिक्सअप हो जाते हैं। यानी कि जो टिहरी नरेशों के शासन प्रशासन में हमें देखने को मिलेगा वो दो संस्कृतियों का मिलन हमें देखने को मिलेगा। एक तो जो टिहरी राजवंश के राजा थे, उनके जो पूर्वज थे, कौन, गढ़वाली या गढ़ राजवंश के राजा या परमार राजा, उनका कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जो नियम कानून है उनका भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, किसमें, परमार राजवंश में। तो कभी कभी दोस्तों आपसे ऐसा होगा कि टिहरी के शासन प्रशासन से प्रश्न पूछेगा और परमारों के शासन प्रशासन से प्रश्न पूछेगा, तो दोनों में आपका एक ही आंसर भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो टिहरी में शासन प्रशासन था उस शासन प्रशासन कहां से आया था, तो परमाणु के शासन प्रशासन से ही उसे कॉपी किया गया था सुदर्शन शाह के द्वारा। जो पहले प्रथाएं उनके राज्य में चलती थी वही प्रथाएं उन्होंने अपने अगले राज्य में भी चलाई थी, लेकिन उसमें कुछ कभी कभार संशोधन भी कर दिए थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है शासन प्रशासन के बारे में, तो आपको टिहरी को और परमाणु को दोनों को एक ही समझ के वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो टिहरी राजवंश के राजा होते हैं वो भी कहीं ना कहीं परमार राजवंश के ही शासक होते हैं। इसी कारण हम पढ़ते हैं परमार राजवंश में टोटल कितने शासक होते हैं, 60 ही शासक होते हैं। यानी कि टिहरी रियासत के राजाओं को भी परमार राजवंश में ही पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों किसी किसी बुक्स में जो टिहरी राजवंश का शासन प्रशासन है उसे अलग से भी दिखाया गया। ठीक है, तो आपसे टिहरी पूछे या आपसे परमार राजवंश पूछे, ठीक है, तो दोनों में आपको लगभग सेम चीजें याद रखनी है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि यार ये परमार में पूछा है टिहरी में पूछा है, तो दोनों में लगभग जो चीजें थी ना वो सेम थी। बस टिहरी रियासत में आगे क्या होता है, यातायात वाली सुविधाएं थोड़ा बढ़ जाती है, शिक्षा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो चीजें पहले नहीं थी। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के बारे में हम टिहरी रियासत के शासन प्रशासन में बात करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए परमार राजवंश में प्रद्युम्न शाह तक 54वें जो राजा थे तब तक क्या होता था, युद्ध की संभावना रहती थी। उसके बाद हमने देखा है कि काफी कम युद्ध होते हैं, एक सामान्य से विद्रोह होते हैं और वो भी दबा दिए जाते हैं सैनिकों के द्वारा, ठीक है, या फिर राजा के द्वारा। तो टिहरी राजवंश का शासन प्रशासन भी हम शॉर्ट में ही बात करेंगे दोस्तों, वन लाइनर के तौर पे, क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट यहां पर नहीं है। तो जैसे कि परमार राजवंश में सर्वोच्च पद पर कौन होता था, राजा होता था, तो उसी प्रकार टिहरी राजवंश में भी सर्वोच्च पद पर कौन होता था दोस्तों, राजा होता था। ठीक है, और संपूर्ण राज्य की समस्त प्राकृतिक स्थावर और जो गुप्त संपत्ति या भूमि कहे या वन कहे या खनिज जल बनैले पशु पक्षी आदि पर पूर्णतः हक किसका, राजा का ही माना जाता था। यानी कि राजा क्या था, सर्वोपरि था दोस्तों, सर्वोपरि राजा था, राजा जो कहेगा वही होता था। ठीक है, और अगर वैसे बात करें तो देश सबसे बड़ा था, और देश को कौन चलाता था, राजा चलाता था। यानी कि परमार राजवंश की जो राजधानी थी पहले टाइम पे श्रीनगर, ऐसे टिहरी राजवंश की जो राजधानी होती है बाद में टिहरी, ठीक है, वो उनके लिए एक देश के समान था। ठीक है, और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था, राजा था। यानी कि टिहरी राजवंश में हम कहें कि जमीन की भूमि का मालिक या सभी मतलब पूरी एटलीस्ट जो भी उसका राज्य है उसका संपूर्ण जो स्वामी होता था वो कौन होता था, राजा होता था। ठीक है, टिहरी राजवंश में समस्त राज्य कर्मियों की नियुक्ति राजा ही करता था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि टिहरी राजवंश में समस्त राजकर्मियों की नियुक्ति कौन करता था, राजा ही करता था। परमार राजवंश में भी ऐसा ही था। टिहरी राजवंश में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी राजा ही होता था। यानी कि जो कार्यपालिका मुख्य कार्य करने वाले थे, न्यायपालिका होती थी डिसीजन लेने वाले, और जो मंत्रिपरिषद होती थी उसका अध्यक्ष भी राजा ही होता था। यानी कि सब कुछ राजा पर ही निर्भर था। और टिहरी रियासत में राज्य में सेना के सर्वोच्च पद पर क्या क्या थे दोस्तों, ये थे वजीर और दीवान। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है टिहरी रियासत में या टिहरी रियासत में सेना के सर्वोच्च पद कौन से थे, तो थे दीवान और वजीर के। वही हमने परमार राजवंश में पढ़ा कि जो सेना का सर्वोच्च पद था वो कौन सा था, महामंत्री का था, जिसे हम मुख्तार कहते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, ये थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी जो चीजें हैं वो लगभग सेम रहती है परमार राजवंश में और टिहरी राजवंश में। तो टिहरी रियासत में राज्य में सेना के सर्वोच्च पद कौन कौन से थे, दीवान और वजीर थे। ठीक है, समस्त विभाग और उनके कार्यालय किसके अधीन होते थे, वजीर के अधीन होते थे। ठीक है, और साथ ही साथ राज्य में आंतरिक व्यवस्था व नीतियों का निर्धारण भी दीवान और वजीर के द्वारा ही किया जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं टिहरी रियासत के दौरान राज्य में सेना के अंतर्गत सर्वोच्च पद किसका होता था, दीवान और वजीर का होता था। सभी विभाग और उनके कार्यालय वजीर के अधीन होते थे तथा राज्यों के या विभागों के या उनके कार्यालयों के आंतरिक व्यवस्था और नीतियों का निर्धारण भी दीवान और वजीर के द्वारा ही किया जाता था। तो प्रश्न बन सकता है आपसे दोस्तों इस प्रकार का कि टिहरी रियासत में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता था, वो होता था राजा। टिहरी रियासत के सेना के सर्वोच्च पद कौन कौन से होते थे, वो होते थे दीवान और वजीर। दीवान और वजीर का काम क्या होता था, ये आंतरिक व्यवस्था करने का कार्य करते थे, नीतियों का निर्धारण करते थे, राज्य में शांति व्यवस्था का पालन करते थे और समस्त विभागों की देखरेख भी करते थे। आगे बात करते हैं कि सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 4 भागों या 4 ठाणों में बांटा गया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जिसके हाकिम ठाणदार या थानेदार कहलाए गए थे। ठीक है, उसके बाद जो ये थाने थे उसे परगनों व पट्टियों में बांटा गया था।
तो प्रश्न आपसे इंपोर्टेंट यहां से बनेगा कि सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों या 4 ठाणों में बांटा गया था। ठीक है, जिसके तो मुख्य हकीमदार थे वो कौन कहलाते थे, ठाणेदार या थानेदार कहलाते थे, या मुख्य जो हेड थे यहाँ के वो थानेदार कहलाते थे। उसके बाद जो एक ठाणे थे, ठाणों को परगनों में विभाजित किया गया था और फिर परगनों को पट्टियों में विभाजित किया गया था, किसमें, पट्टियों में। ठीक है, और यही थानेदार जो थे वह बाद में वो पहले थोकदार कहकर भी संबोधित किए जाते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल के कानूनगो के समान होता था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि टिहरी रियासत में, सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि टिहरी रियासत में राज्यकाल की प्रशासनिक सुविधा को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में या 4 ठाणों में बांटा गया है। प्रश्न बनेगा कि राज्य की प्रशासनिक सुविधा के लिए टिहरी रियासत को जिन 4 भागों में बांटा गया है उसका हेड या हाकिम क्या कहलाता है, तो ठाणेदार या थानेदार या फिर थोकदार कहलाता है। उसके बाद देखिए 4 भागों के बाद क्या आते हैं, परगने आते हैं। परगनों की व्यवस्था करने वाले को क्या कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं, और सुपरवाइजर का जो पद होता था वह ब्रिटिश गढ़वाल के कानूनगो के ही समान होता था। तो प्रश्न बन सकता है कि टिहरी रियासत में ब्रिटिश या गढ़वाल के समान ही कानूनगो के समान पद कौन सा था, तो वो था सुपरवाइजर का। उसके बाद अगला होता है पटवारी। पटवारी क्या करता है दोस्तों, राजस्व व्यवस्था विभाग का अधिकारी होने के साथ साथ ही पटवारी पुलिस अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि उसके राज्य में जो अराजकता फैलती है उसका भी कार्य कौन करता था, पटवारी ही करता था टिहरी रियासत में। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि टिहरी रियासत में राजस्व व्यवस्था विभाग का अधिकारी कौन होता था, वो होता था पटवारी। ठीक है, और पटवारी की नियुक्ति सबसे पहले कौन करता है दोस्तों, वो करते हैं प्रताप शाह, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, पुलिस की नियुक्ति कौन करते हैं, वो भी करते हैं कौन, प्रताप शाह। 22 पट्टियों में कौन विभाजित करता है, तो वो भी प्रताप शाह ही करते हैं। उसके लिए आवश्यक यह था कि अपनी पट्टी में प्रधानों से निर्धारित राजस्व की राशियां तहसील में जमा कराई जाए। और यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि ब्रिटिश कालों में प्रधानों का कार्य क्या था, तो ब्रिटिश कार्यकाल में भी प्रधानों का कार्य राजस्व व्यवस्थित करना ही था, राजस्व इकट्ठा करना ही था, यानी कि राजस्व की व्यवस्था करना ही था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं कि पटवारी राजस्व व्यवस्था विभाग का अधिकारी होने के साथ साथ ही पुलिस अधिकारी के रूप में भी कार्य करता था। उसके लिए आवश्यक यह था कि वो अपनी पट्टी में प्रधानों से निर्धारित राजस्व की राशियां तहसील में जमा कराए। ठीक है, लेकिन जो अब टिहरी रियासत के अंदर प्रधान होते थे उनका काम क्या होता था, उनका काम पहले की तरह ही राजस्व वसूलने का होता था। ब्रिटिश गढ़वाल में भी प्रधानों का कार्य राजस्व वसूलने का ही रहता है। ठीक है, और प्रधान गांव के मौरूसीदारों द्वारा नियुक्त किए जाते थे, मौरूसीदार यानी कि आप कह सकते हैं थोकदारों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब हम बात करते हैं टिहरी राजवंश की भूमि व्यवस्था के बारे में। तो टिहरी राजवंश में दोस्तों मैंने आपको बताया था 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला सुदर्शन शाह के समय पर होता है, दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह के समय पर होता है, तीसरा प्रताप शाह के समय पर होता है, और जो चौथा भूमि बंदोबस्त होता है वो कीर्ति शाह के समय पर होता है, और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के समय पर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो परमार राजवंश या टिहरी रियासत के संपूर्ण भूमि थी उसका अधिकारी कौन होता था, राजा ही होता था। राजा जिसे चाहे जमीन दे सकता था, जिसकी चाहे जमीन ले सकता था, जिसे चाहे जागीर, संकल्प, रौत इनके रूप में जमीन वो दे सकता था और ले भी सकता था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, और ये भूमि बंदोबस्त में करा चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार होता था। टिहरी राज्य के गांवों में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी भूमि में कार्य करता था वह क्या कहलाता था, वह आसामी कहलाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों कि टिहरी रियासत में आसामी क्या था, तो राजा की आज्ञा से राजा की भूमि में कार्य करने वाला व्यक्ति आसामी कहलाता था। वही यहां पे लिखा गया दोस्तों कि टिहरी राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी भूमि में कृषि करता था, यहाँ पे कृषि होगा, ठीक है, यहाँ पे कृषि करता था वह क्या कहलाता था, वह आसामी कहलाता था। अब देखिए दोस्तों आसामी भी क्या होते थे, 3 प्रकार के होते थे। एक तो होते थे मौरूसीदार, दूसरे होते थे खाईकर, और तीसरे होते थे क्या, सिरतान। मौरूसीदारों को आप एक हिसाब से थोकदार भी कह सकते हैं, और यही मौरूसीदार नियुक्ति करते थे किसकी, टिहरी रियासत में प्रधानों की। ठीक है, वहीं परमार राजवंश में थोकदार करते थे प्रधानों की नियुक्ति। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि टिहरी रियासत का मौरूसीदार और परमार राजवंश का थोकदार दोनों पद सेम ही थे। कमीण या थोकदार या टिहरी रियासत का मौरूसीदार, तीनों पद ये सब लगभग सेम ही थे। तो राजा के द्वारा जिस व्यक्ति को जो भूमि दी जाती थी और उस भूमि पर अगर वो व्यक्ति कृषि करता था तो वो भूमि कौन सी कहलाती थी, वह आसामी कहलाती थी, और वो जो व्यक्ति था वो भी आसामी कहलाता था। अब आसामी 3 प्रकार के होते थे, एक थे मौरूसीदार, दूसरे थे खाईकर और तीसरे थे सिरतान। अब देखिए मौरूसीदार जो थे, जो राजा की आज्ञा से भूमि को बिना किसी दूसरे की अधीनता के कमाता था और टिहरी नरेश को राजस्व देता था, वह मौरूसीदार कहलाता था। उसके बाद आते हैं खाईकर, जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था तथा मौरूसीदार को निर्धारित रकम देता था, इसे बोलते थे क्या, खाईकर।
उसके बाद तीसरे थे क्या, सिरतान, जो मौरूसीदार या खायतकर को उसकी भूमि के लिए सिरती या नगद रकम दिया करता था, उसे हम कहते थे क्या, सिरतान। तो जो आसामी थे दोस्तों, राजा जिसको भी अपनी आज्ञा से भूमि देता था और वो जो व्यक्ति उस भूमि पर कृषि करता था, उसे हम आसामी कहते थे। अब ये आसामी भी तीन प्रकार के थे। पहला था मौरूसीदार। अब मौरूसीदार क्या होता था कि राजा की आज्ञा से इसको भूमि तो मिल जाती थी, अब ये राजा की अधीनता से उस भूमि पर कृषि करता था या कमाता था, तो उसका राजस्व ये किसको देगा, ये देगा टिहरी नरेश को। अब मौरूसीदार से एक छोटा होता था खायकर। खायकर क्या था, ये मौरूसीदार के अधीन कार्य करता था और जितना भी ये भूमि से कमाता था उसकी टैक्स या उसका एक निर्धारित रकम किसको देता था, मौरूसीदार को देता था। अब खायकर से नीचे भी क्या आता है दोस्तों, सिरतान आता है। ठीक है, सिरतान क्या करता है, मौरूसीदार तथा खायकर को उसकी भूमि के लिए सिरती या फिर नगद रकम दिया करता था। ठीक है, तो मौरूसीदार क्या करता है, राजा की आज्ञा से भाई कार्य करता है और ये राजस्व किसको जमा करता है, टिहरी रियासत में या टिहरी नरेश को। खायकर किसको देता है राजस्व, वो मौरूसीदार को देता है। सिरतान किसको देता है, मौरूसीदार और खायकर दोनों को देता है। और एट लास्ट वन ये जो राजस्व होता है ये कहां जमा होता है, टिहरी रियासत में जमा होता था। तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली बन जाएगा दोस्तों कि टिहरी रियासत में मौरूसीदार का क्या काम होता था, खायकर का क्या काम होता था, सिरतान का क्या काम होता था। या फिर इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा कि परमार राजस्व में मौरूसीदार के अधीन या टिहरी रियासत में मौरूसीदार के अधीन जो उसकी भूमि को कमाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। इस प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आसामी आपको याद रखना है और साथ ही साथ मौरूसीदार, खायकर और सिरतान भी याद रखने हैं। कृषि भूमि के अंदर वह भूमि भी आती थी जिस पर कृषि कार्य के लिए मकान व पशुओं के लिए छानियां बनी होती थी। राज्य में कृषकों की भूमि विक्रय का अधिकार नहीं था। भूमि विक्रय पर रोक लगाने से गांव की भूमि गांव वालों के पास ही रहती थी। ऋण की वसूली के लिए कृषि भूमि की बिक्री नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि किस राजवंश में ऋण की वसूली के लिए कृषि भूमि को नहीं बेच सकते थे, तो हो गया परमार राजवंश की भूमि। और दोस्तों जिसकी वो भूमि थी उसको बेचने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं था, क्योंकि समस्त भूमि का स्वामी या मालिक कौन होता था, राजा होता था। राजा जिसे चाहे भूमि दे सकता था और जिसकी चाहे भूमि ले सकता था। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे पॉइंट है कि कृषि कार्य के लिए मकान और पशुओं के लिए यहाँ पे छानियां बनी रहती थी और राज्य में कृषकों के भूमि विक्रय का अधिकार नहीं था। और भूमि विक्रय करने के बाद उन पर टैक्स दिया जाता था, उनसे सजा ली जाती थी और विक्रय करने का तो अधिकार ही नहीं था दोस्तों। ठीक है, और ऋण की वसूली करने के लिए भी कृषि भूमि को नहीं बेच सकते थे या नहीं विक्रय किया जा सकता। अब टिहरी राजवंश में वन व्यवस्था की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वन व्यवस्था हमने लगभग पढ़ ही ली है कि टिहरी नरेशों के राज्यकाल में भी वनों की व्यवस्था गढ़ नरेशों और गोरखाओं के शासनकाल की तरह ही रही थी। ठीक है, सबसे पहले 1840 में विलियम्स को वन दिए जाते हैं। ठीक है, विल्सन को फिर भाई भवानी शाह आता है, पहले सुदर्शन शाह देता है 1840 में वनों का कटान के लिए। सुदर्शन शाह आता है 1864 में वो देता है, 1860 में वो देता है। उसके बाद 4 वर्षों बाद फिर से 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो वन व्यवस्था थी वो टिहरी राजवंश में भी परमार राजवंश के समान ही बनी हुई थी, वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अगला है गढ़ नरेशों और गोरखालियों के शासनकाल में घी कर के नाम से भी कुछ राशि पशु चराने वालों से ली जाती थी। इसे हम घी कर या फिर आप कह सकते हो मौकर। तो पशु चराने वालों से कौन सा कर लिया जाता था, तो घी कर या मौकर लिया जाता था, या इनसे दूध घी घही के रूप में दिनाली ली जाती थी। घी कर को दोस्तों चराई कर भी कहा जाता है। ठीक है, तो घी कर, मौकर और चराई कर आपको तीनों याद रखना है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि परमार राजवंश में या टिहरी रियासत में पशु चराने वालों से कौन सा कर लिया जाता था, तो घी कर, मौकर और चराई कर लिया जाता था। गढ़ नरेशों ने वन कर, घी कर, चराई कर की वसूली के लिए विभिन्न घाटों की चुंगी चौकियों पर घाटों के ठेकेदारों को बैठाया था, जो कि राशि को राजकोष में जमा करते थे कर के रूप में, घी कर, मौकर वगैरह वगैरह के कर के रूप में। अब हम बात करते हैं टिहरी राजवंश में शिक्षा के बारे में। तो भाई टिहरी राजवंश में प्रथम ऐसा राजा जो कि शिक्षा की शुरुआत करता है। संस्कृत शिक्षा की शुरुआत कौन करता है दोस्तों टिहरी रियासत में, भवानी शाह। हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना करता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी ये संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था की शुरुआत कौन करता है, परमार राजवंश में या टिहरी रियासत में, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था की शुरुआत करते हैं प्रताप शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उसके बाद कीर्ति शाह क्या करता है, इसी के कार्य को आगे बढ़ाता है। फिर कीर्ति शाह का पुत्र नरेंद्र शाह क्या होता है, उसी के कार्य को आगे बढ़ाता है। यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हमें काफी देखने को मिलता है टिहरी रियासत में। तो वही पॉइंट लिखे गए हैं कि टिहरी राजवंश में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय प्रताप शाह को जाता है, जबकि संस्कृत शिक्षा को शुरू करने का श्रेय दोस्तों भवानी शाह को जाता है। ये पॉइंट आपको दोनों को नोट करना है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का तो प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि परमार राजवंश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है प्रताप शाह को। लेकिन अगर संस्कृत शिक्षा का पूछेगा टिहरी रियासत में तो हो जाएंगे कौन, भवानी शाह। इन्होंने टिहरी में सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्यालय प्रताप पाठशाला या प्रताप जूनियर हाईस्कूल की स्थापना करी थी। बाद में कीर्ति शाह के समय पर इसी विद्यालय का नाम बदल के प्रताप हाईस्कूल रख दिया गया। बाद में नरेंद्र शाह के समय पर इसी स्कूल का नाम बदलकर
प्रताप इंटर कॉलेज रख दिया गया था। ठीक है, इन्होंने टिहरी में सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्यालय प्रताप पाठशाला या प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करी और शिक्षा में नए ढंग के विद्यालयों की स्थापना कराने का श्रेय कीर्ति शाह के राज्यकाल में शुरू हुआ था। यानी कि आदर्श नगर बनाने का सबसे सुंदर प्रयास कौन करता है? कीर्ति शाह करता है। तो कीर्ति शाह के कार्यकाल में ही विद्यालयों की स्थापना कराने का, नए ढंग से विद्यालयों की स्थापना कराने का श्रेय कीर्ति शाह को जाता है। कीर्ति शाह ने क्या किया, जो ये प्रताप हाई स्कूल था इसको, मतलब प्रताप जूनियर हाई स्कूल था, इसको प्रताप हाई स्कूल बनाया और टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस, हिबेट संस्कृत पाठशाला, मोहम्मद मदरसा तथा कन्या पाठशाला की भी स्थापना कर दी। उसके बाद नरेंद्र शाह के राज्यकाल में भी दोस्तों जनता द्वारा अनेक जनता के लिए अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रमुख था क्या, प्रताप इंटर कॉलेज। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए अब प्रताप शाह के द्वारा शुरुआत की गई, उसके बाद कीर्ति शाह आता है। कीर्ति शाह इतने स्कूल खोल देता है ना भाई, प्रत्येक पट्टी में वो स्कूल खोल देता है, प्रत्येक परगने में वो स्कूल खोल देता है। ठीक है, उसके बाद भाई नरेंद्र शाह आता है, तो नरेंद्र शाह क्या करता है, उसी प्रताप के जो हाई स्कूल था उसको इंटर कॉलेज कर देता है और उसके बाद जो उन्होंने स्कूल खोले थे वहां पे भी शिक्षा को बढ़ा देता है और कुछ नए स्कूल भी नरेंद्र शाह अपनी समय से या अपनी इच्छा से खोल देता है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, परमार राजस्व में या टिहरी रियासत से पहले क्या होता था कि राजकुमारों की शिक्षा के लिए राजा कुछ काल के लिए पंडितों को नियुक्त करते थे या राजगुरु या गुरुओं को नियुक्त करते थे और उन्हीं के द्वारा राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि परमार टिहरी राजवंश के उदय से पहले परमार वंश में शिक्षा का प्रमुख साधन क्या था, या परमार वंश के राजकुमारों के लिए शिक्षा का प्रमुख साधन क्या था? वो थे पंडित, राजगुरु या फिर गुरु। पंडित, राजगुरु या फिर गुरु, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिहरी राजवंश में स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो टिहरी राजवंश में दोस्तों जो हमारा हेल्थ है उससे रिलेटेड भी काफी सारे कार्य होते हैं। सबसे पहला अस्पताल कौन खोलता है? प्रताप शाह खोलता है। दवाखाना कौन खोलता है? प्रताप शाह खोलता है। कीर्ति शाह के कार्यकाल में भी खोले जाते हैं, फिर नरेंद्र शाह के कार्यकाल में भी खोले जाते हैं भाई। इस कारण क्या होता है, टिहरी राजवंश में स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। जबकि हम इससे पहले अगर हम पढ़ते थे परमार राजवंश में, तो वहां पर वैद्य लोगों के द्वारा उपचार करके रोग दोष दूर किए जाते थे। लेकिन यहां पर जैसे ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों के माध्यम से भी इन्होंने अपने राजकाज को थोड़ा सा बदला था और सुदर्शन शाह व भवानी शाह के राजकाल में प्रजा की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की स्थापना करना राज्य के कर्तव्य में नहीं गिना जाता था। ठीक है, यानी कि सुदर्शन शाह और भवानी शाह ने चिकित्सा से संबंधित कोई कार्य नहीं किया और राज परिवारों में अगर किसी की तबियत खराब हो जाती थी या राज्य में किसी की तबियत खराब हो जाती थी तो जो वैद्य लोग होते थे वैद्य के द्वारा उनका उपचार कराया जाता था। उसके बाद 1876 में दोस्तों प्रताप शाह ने राजधानी टिहरी में पहला खैराती सफाखाना स्थापित किया था, जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय पद्धति से चिकित्सा होती थी। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि टिहरी राजवंश में पहला खैराती सफाखाना किसने स्थापित किया था? तो किया था किसने? प्रताप शाह ने। कब? 1876 में। और यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल या अस्पताल किसने स्थापित किया था? वो भी प्रताप शाह ने ही किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कीर्ति शाह ने भी दोस्तों तीर्थ यात्रा मार्गों पर छोटे छोटे औषधालयों की स्थापना करी, दवाखानों की स्थापना करी तथा चेचक को रोकने के टीकाकरण भी कीर्ति शाह के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर कीर्ति शाह के द्वारा भी दोस्तों अपने पिता के नक्शे कदम पर ही, प्रताप शाह के नक्शे कदम पर ही अन्य चिकित्सालयों या अस्पतालों की स्थापना की गई, औषधालयों की स्थापना करी गई। साथ ही साथ प्रश्न आपसे इस प्रकार से ही बन सकता है दोस्तों कि चेचक को रोकने हेतु टीका प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा। अगला क्या है? नरेंद्र शाह के द्वारा भी दोस्तों 1925 में नरेंद्र नगर में एक चिकित्सालय की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ देवप्रयाग और उत्तरकाशी में भी चिकित्सालय की स्थापना करता है। तो ठीक है, नरेंद्र नगर चिकित्सालय की स्थापना नरेंद्र शाह 1925 और देवप्रयाग और उत्तरकाशी चिकित्सालय की स्थापना भी नरेंद्र शाह के द्वारा ही की जाती है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। आगे अन्य पॉइंटों के बारे में बात करते हैं कि 1934 में राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी स्वास्थ्य हेतु। ठीक है, 1939 में राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया था। 1940 में राज्य में 15 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोली गई थी। 1941-42 में राज्य में कुल मिलाकर 16 ग्रामीण आयुर्वेदिक जो अस्पताल थे उनकी स्थापना की जा चुकी थी और 1943 में राज्य में टीका विधान पारित किया गया था। ये सारे जो कार्य हुए थे किसके कार्यकाल में हुए थे दोस्तों? नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुए थे। यानी कि नरेंद्र शाह भी दोस्तों प्रताप शाह और कीर्ति शाह के नक्शे कदम पर चलकर क्या करता है? प्रसार करता है। किसका दोस्तों? चिकित्सा का। तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और यहां से दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा। राज्य कुष्ठ विधान कब पारित किया गया था? 1939 में। किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा। और इसी के साथ साथ 16 आयुर्वेदिक
चिकित्सालयों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कुल मिला के 41-42 में? नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, राज्य में राज्य टीका विधान, टिहरी राज्य टीका विधान कब पारित किया गया था? 1943 में। किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा ही किया गया था। तो ये सारे कार्य नरेंद्र शाह के कार्यकाल में ही हुए थे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। आगे बात करते हैं टिहरी राजवंश में आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, अब देखिए टिहरी राजवंश को वैसे कुछ खतरा तो था नहीं दोस्तों, क्योंकि इनके पीछे ब्रिटिशों का सपोर्ट था। आपको पता है कि गोरखाओं को हराने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? ब्रिटिशों का ही था। और जो टिहरी राजवंश के जो राजा थे वह ब्रिटिशों के समर्थक के रूप में भी जाने जाते थे और ब्रिटिशों की काफी मदद भी करते थे, साथ ही साथ उनसे काफी मदद भी लेते थे। तो टिहरी राजवंश में आंतरिक सुरक्षा में सेना थी, पुलिस थे, पटवारी थी, ठीक है, जो कि आंतरिक सुरक्षा करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ राजप्रसाद या फिर जो इनके राजमहल होते थे, न्यायालय, कोषगार आदि की सुरक्षा हेतु सशस्त्र संतरी होते थे। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि टिहरी राजवंश में आंतरिक सुरक्षा हेतु क्या होते थे? सेना, पुलिस, पटवारी आंतरिक सुरक्षा करते थे, और वहीं राजप्रसाद, न्यायालय और कोषगार आदि की रक्षा सशस्त्र संतरी या मंत्री करते थे। ठीक है, आगे परमार राजवंश में या टिहरी रियासत में यातायात। परमार राजवंश में यातायात में कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। टिहरी रियासत में यातायात में अनेक राजमार्गों का निर्माण होता है और मरम्मत का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था टिहरी राजवंश के अंतर्गत जो उत्तराखंड का शेरशाह सूरी नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जो सर्वाधिक राजमार्गों का निर्माण कराता है भाई, कौन था वो थे हमारे नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के द्वारा सर्वाधिक राजमार्गों का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, ये लगभग लगभग उत्तराखंड के सभी स्थानों को एक दूसरे स्थानों से जोड़ देते हैं। ठीक है, और प्रताप शाह के द्वारा सबसे पहले राजमार्गों के निर्माण का स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट है टिहरी राजवंश में न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों कि कैसे कैसे ये लोग न्याय करते थे। ग्राम पंचायत स्तर पर भी न्याय होता था, फिर दोस्तों थोकदारों के द्वारा भी न्याय किया जाता था। उसके बाद आगे जाकर जो हमारे राजा थे, राजा के द्वारा न्याय किया जाता था। राजा का जो नीचे वाला कोर्ट था, हुजूर कोर्ट, वहां पर भी न्याय किया जाता था। अंतिम में जो न्याय होता था वह राजा करता था चीफ कोर्ट में बैठ के। ठीक है, तो वही बात कर लेते हैं कि टिहरी राजवंश में न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो गढ़ नरेशों, गोरखालियों तथा टिहरी नरेशों के शासनकाल में न्यायालय राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि हमने बता दिया आपको। सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरसरी तथा कलेक्ट्री नामक न्यायालयों की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है परमार राजवंश में छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरसरी तथा कलेक्ट्री नामक न्यायालयों की स्थापना किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने करी थी। दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको क्यों करा रहा हूं शासन प्रशासन, ये मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कल के दिन अगर आप मेंस का पेपर देते हैं तो वहां पर आप इन चीजों को अपने शब्दों में पिरो पाएं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में यहां से काफी कम क्वेश्चन आएंगे और आएंगे भी तो सिलेक्टेड आएंगे। तो मैं यहां पर आपको लैंग्वेज इसलिए लिखा रहा हूं ताकि अगर कल के दिन मेंस होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, खासकर चंद्र राजवंश के शासन प्रशासन से, परमार राजवंश के शासन प्रशासन से, इसी के साथ साथ कत्यूरी के शासन प्रशासन से, कार्तिकेयपुर के शासन प्रशासन से। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये शासन प्रशासन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी कारण इसे हमें करना है। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि परमार राजवंश के शासन प्रशासन और टिहरी रियासत के शासन प्रशासन में क्या अंतर था। ठीक है, तो वहां पर आपको इन पॉइंटों को चूज अप करना पड़ेगा कि टिहरी राजवंश ने शिक्षा पर ध्यान दिया, यातायात पर ध्यान दिया, चिकित्सा पर ध्यान दिया, जबकि परमार राजवंश में इन चीजों पर ध्यान नहीं था। टिहरी राजवंश में आधुनिकता पर ध्यान दिया, यानी कि अपने राज्य की उन्नति पर ध्यान दिया। परमार राजवंश में जो पहले का था उन्होंने क्या किया? साम्राज्य विस्तार पर सिर्फ ध्यान दिया, साम्राज्य, उन्होंने अपनी प्रजा को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया, जबकि साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। तो ये जो पॉइंट आते हैं ना, ये जो कंक्लूजन निकल के आता है, ये यहीं से निकल के आता है कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, उनके टाइम पे अदालतें थी नहीं होती थी, पंच फैसला करते थे या फिर राजा के द्वारा ओरली फैसला किया जाता है, किसी भी प्रकार का ग्रंथ नहीं था। आगे जाके हम टिहरी रियासत में पढ़ते हैं कि भाई नरेंद्र हिंदू लॉ लाया जाता है, उस लॉ के तहत ही पालन किया जाता है, जो भी हमारे बड़े बड़े न्याय होते हैं उनका पालन किया जाता था। और जो टिहरी रियासत के राजा थे वो प्रजा को हमेशा सुखी रखने की कोशिश करते थे, जबकि परमार राजवंश में ऐसा बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस क्रिएट होते हैं इन दोनों में। बाकी तो सारी चीजें लगभग लगभग सेम होती हैं यार, शासन प्रशासन वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो डिफरेंस है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? जागीरदार अपनी जागीर, गांव के दीवानी एवं फौजदारी विवादों का निर्णय स्वयं करते थे। हत्या के विवादों का निर्णय राजा के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो जागीरदार अपनी जागीर के गांव के दीवानी एवं फौजदारी विवादों का निर्णय कौन करता था? जागीरदार करता था। और वहीं हत्या के विवादों का निर्णय रियासत में कौन करता था? राजा के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, 1929 में नरेंद्र पर्याश्रत नियमों को नरेंद्र हिंदू लॉ के अंतर्गत विधिबद्ध किया गया था। नरेंद्र हिंदू लॉ 1919 में। ठीक है, 1938 में दोस्तों नरेंद्र शाह ने एक हाईकोर्ट की स्थापना करी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले भी कीर्ति शाह के द्वारा भी की जाती है, प्रताप शाह के द्वारा भी की जाती है, सुदर्शन शाह ने भी न्यायालय पर ध्यान दिया था। ठीक है, जो कि ब्रिटिशों के समरूप ही थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस तथा एक से अधिक जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट तथा उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने का अधिकार अपने लिए तथा अपने अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने या उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने का जो अधिकार था वह अपने लिए और अपने अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा था। तो हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट, नरेंद्र
टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना किस द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा। कब? 1938 में, जहां पर एक चीफ जस्टिस तथा एक से अधिक जजों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों जो फौजदारी के विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। इसका उत्तराधिकारी कौन होता था? सेशन जज होता था। ठीक है, और इसके अधीन 3 श्रेणियों के मजिस्ट्रेट भी होते थे, जो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फौजदारी के विवादों के लिए टिहरी रियासत में सेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब टिहरी राजवंश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था टिहरी राजवंश में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर ही था, पहले की तरह ही। ठीक है, उसके अलावा वन कर, न्यायालय कर, यातायात कर, आयात निर्यात कर, मादक द्रव्य उत्पादन कर, विक्रय कर, आय कर आदि क्या थे? खाए कर, ये क्या थे? आदि इनकी अर्थव्यवस्था के स्रोत थे। मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर ही था, यहां पर भी वन कर था और न्यायालय कर था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भूमि कर या लगान का 7/8 भाग नगद राशि के रूप में लिया जाता था, जिसे मामला या रकम कहते थे। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि टिहरी रियासत में भूमि कर या लगान का कितना % भाग नगद राशि के रूप में लिया जाता था? तो लगभग 7/8 भाग नगद राशि के रूप में लिया जाता था, जिसे मामला या रकम कहते थे। तो प्रश्न ये बन सकता है कि टिहरी रियासत में भूमि कर या लगान का 7/8 भाग जो नगद राशि के रूप में लिया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? मामला, रकम, ऐसे करके आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपने जागीर तथा मुआफी के गांव से जागीरदार एवं मुआफीदार भी मामला, बरा और लकड़ी कर लिया करते थे। तो जागीरदार और मुआफीदार के द्वारा भी दोस्तों टिहरी रियासत में मामला कर, बरा कर और लकड़ी कर लिया जाता है। लकड़ी के ऊपर लगने वाला टैक्स लकड़ी कर था। ठीक है, बरा कर जो कि भूमि की रक्षा करते थे, उनके उनके द्वारा भूमि की रक्षा करने वालों के लिए जो कर लिया जाता था वो लिया जाता था। इसी के साथ साथ मामला कर क्या था? जो नगद रूप में जो कर लिया जाता था उसे मामला कर कहते थे, नगद राशि के रूप में 7/8 भाग जो मिलता था। ठीक है, तो जागीरदार और मुआफीदार के द्वारा इनका भी क्या काम था? इनका भी काम वहां पे टैक्स वसूलने का ही था। ठीक है, इसके साथ साथ ये अपनी जागीरों की सुरक्षा करने और अपने राज्य की देखभाल करने का कार्य भी करते थे। राज्य में पटवारी, उसका चाकर, फॉरेस्ट गार्ड आदि कम वेतन वाले कर्मचारियों को गांव से बरा कर दिए जाने की प्रथा थी। ठीक है, और बरा कर मैंने आपको बता दिया था क्या था? गांव की रक्षा करने के लिए या भूमि रक्षा करने के लिए जो कर जाता था बरा कर। तो जो जितना भी ये जमा होता था, इसी से दोस्तों पटवारी, उसके चाकर, नौकर चाकर और फॉरेस्ट गार्ड आदि को वेतन दिया जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों परमार राजस्व में वनों में शिकार खेलने के लाइसेंस, पशुओं के खालों का लाइसेंस, खालों से सींगों व हड्डियों के विक्रय से, बहुमूल्य जड़ी बूटियों से, फलों से, फूलों से आदि के ठेकों से भी राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त होती थी, और ये भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और ग्रामीण से दोस्तों वनों को काटने से संबंधित जुर्माना लिया जाता था, या फिर वन में शिकार करने से संबंधित जो जुर्माना लिया जाता था, उससे भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। ठीक है, इसी के साथ साथ टिहरी नरेशों के समय में दास दासियों के विक्रय से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। ठीक है, दास दासियों के विक्रय से भी आय प्राप्त होती थी, लेकिन बाद में जाकर ये दास दासियों के विक्रय पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, सुदर्शन शाह ने विवादों के आरंभ में वादी से शुल्क लेने की प्रथा भी प्रारंभ करी थी, जो कि नगद रूप में राजकोष में जमा कराया जाता था। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद क्या होता है? प्रताप शाह आता है, उसने विवादी की सुनवाई के लिए क्या किया? कोर्ट फीस लगाने की प्रथा चलाई तथा निश्चित तिथि करने की भी एक प्रथा चलाई थी। कोर्ट फीस टिकट लगाने की प्रथा चलाई और निश्चित फीस टिकट लगाने की भी प्रथा चलाई थी। ठीक है, और यह भी राज्य का एक प्रमुख साधन था या प्रमुख स्रोत था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, टिहरी रियासत या परमार राजवंश का प्रथम ऐसा राजा था जिसने विवादों के निपटारे के लिए वादी से शुल्क लेने की प्रथा प्रारंभ करी। कौन था? सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न बन सकता है, ये वादी से शुल्क किस रूप में लिया जाता था? नगद रूप में लिया जाता है। ठीक है, जिससे हिसाब किताब में क्या होती थी? गड़बड़ी होती थी। उसके बाद प्रताप शाह आता है, वो क्या करता है? विवादों की सुनवाई की तिथि निश्चित करने तथा कोर्ट फीस टिकट लगाने की शुरुआत कौन करता है? वो करता है प्रताप शाह। इसके साथ साथ दोस्तों यातायात विभाग द्वारा भी टिहरी राजवंश को आय प्राप्त होती थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से रोड पर गाड़ी चलाने हेतु 50 शस्त्र रुपये वार्षिक मिलते थे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। जैसे जैसे जनसंख्या व व्यापार में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे दोस्तों आयात निर्यात करने की आय भी बढ़ती गई। कर वसूली के लिए अनेक स्थानों पर चौकियां भी स्थापित की गई, जहां कर वसूली हेतु मुंशी नियुक्त किए गए। इन मुंशियों के कार्य भी देखभाल कस्टम सुप्रिंटेंडेंट करता था। ठीक है, जो जैसे जैसे दोस्तों राज्य में जनसंख्या वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, उसी प्रकार से क्या हुआ? राज्य की आय में भी धीरे धीरे वृद्धि होते गई। हमने पढ़ा था सुदर्शन शाह के पास काफी छोटा राज्य होता है, भवानी शाह के बाद थोड़ा वो उससे विस्तृत कर लेता है। उसके बाद प्रताप शाह आता है, भाई प्रताप शाह आदर्श नगर बनाने का प्रयास करता है। फिर आता है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह क्या करता है? उसको और बड़ा कर देता है। भाई कीर्ति शाह के समय पे तो सब फुल हो जाता है। उसके बाद नरेंद्र शाह के पास तो बिल्कुल सेट होता है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मिलता है उसे, काफी बड़ा वित्त भी रहता है, बजट भी रहता है, राज्य भी रहता है, सब कुछ रहता है। उसके बाद मानवेंद्र शाह के द्वारा भी वही होता है। फिर एट लास्ट 1 अगस्त 1949 को टिहरी राजवंश का भारतीय संघ में विलय हो जाता है। तो परमार राजवंश का जो शासन प्रशासन था दोस्तों, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये शासन प्रशासन में एक टॉपिक हमारा और रह गया, परमार राजवंश के कर। ठीक है, वो हम सबसे लास्ट में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कर काफी ज्यादा है। ठीक है, 32 प्रकार के कर थे इंपोर्टेंट जो है।
वो हम कभी बाद में करेंगे, मतलब आगे जो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे पवार काल का संस्कृत साहित्य, और संस्कृत साहित्य के बाद में हम वो टॉपिक्स को करेंगे, या जो टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। तो परमार राजवंश का शासन प्रशासन दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सा है, लेकिन आपको दोस्तों पढ़ना जरूर है, पढ़ना है आपको ये टॉपिक, क्योंकि यहां से थोड़ा सा अटपटे से प्रश्न बनते हैं, आपको डायरेक्टली प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको कंफ्यूजिंग से प्रश्न यहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस कारण एग्जामिनर के द्वारा ये टॉपिक चलाया भी जाता है, ताकि आप वहां पर कंफ्यूज हो और गलतियां करें, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये सोच के ही पेपर सेट करता है कि इस पेपर की मेरिट कम से कम से जाए, ठीक है, यानी कि कम से कम मेरिट में ही इसमें सिलेक्शन हो जाए। बाकी परमार राजवंश में दोस्तों कृषि की भी व्यवस्था थी, ठीक है, और भंगेला रेसा ऐसा बनाया जाता था, व्यापार की भी सुविधा थी यहाँ पर, ठीक है। और भाई ये व्यापार हम देखेंगे यहाँ पर तिब्बतियों के साथ भी व्यापार किया जाता था, तो उससे भी ये टिहरी रियासत के या जो परमार राजवंश के राजा थे वहाँ से भी इनको कुछ आय प्राप्त होती थी, ठीक है। भोट देश के साथ भी यहाँ पे व्यापार किया जाता था। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों पढ़ने के लिए। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेड एजेंट वाली चीज़ है, ट्रेड मार्क्स वाली चीज़ है, फ्री ट्रेड वाली चीज़ है, तो ये भी टिहरी रियासत के शासनकाल में हमें देखने को मिलती है। माइनिंग वाली चीज़ है वो भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भूत प्रेत यानी कि धार्मिक अगर बात करें, तो प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी हम आज ये जादू टोना तंत्र मंत्र मुर्गी काटने की जो चीज़ है, या फिर बकरी काटो, बकरी की बलि दो, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो ये करो वो करो, ये सारी जो फैसिलिटियाँ हैं गढ़वाल में अगर हम बात करें तो परमार राजवंश से ही आई हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे किसी को कहते नहीं है कि तेज बारिश होती है तो भूत लग जाता है, या क्या बोलते हैं, आत्मा का प्रवेश आपकी बॉडी में हो जाता है, या बोल सकते हैं भूत पूजा आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। मेनली ये कहाँ से आई है, क्या आई है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेनली जो था परमार राजवंश से ही गढ़वाल में फैला था। और तब से ही दोस्तों जो ओझा गुरु होते थे, ओझा गुरुओं के द्वारा ही ये जो तंत्र मंत्र किए जाते थे, भूत प्रेत को भगाया जाता था, ठीक है। और भूत प्रेत को कैसे भगाते थे भाई, तंत्र मंत्र से और पशु बलि से, नर बलु से। आप लोगों ने देखा होगा कि गाढ़ गधेरे में पूजा करने जाते हैं, ठीक है, तो गाढ़ गधेरे में पूजा करने से और इन सब चीज़ों से क्या करता थे, इन भूत प्रेतों को भगाया जाता था, ठीक है। और जो ये भूत प्रेत का आगमन माना जाता है, ये किस धर्म से माना जाता है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों उत्तराखंड में देखेंगे, कुमाऊं में देखेंगे, गढ़वाली में देखेंगे, तो वहां पर बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी ना वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म दोस्तों बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म एक अलग ही धर्म होता है जिसमें हम डेविल वॉरशिप करते हैं। डेविल वॉरशिप यानी कि भूत पूजा, भूत पूजा। जैसे हम आज भी कहते हैं ना, किसी को चुड़ैल लग गया यार, किसी को छऊ लग गया कहते हैं पहाड़ी में, या परिया लग गया, आपने बोला आंसरी, एक पहाड़ी भी है टिहरी में आंसरी, ठीक है, तो आंसरी लग गई, परी लग गई, ठीक है। तो वो जो खैंड पर्वत है टिहरी में, ठीक है, जिसे आंसरियों का देश नाम से जाना जाता है, तो ये सब चीजें फिर ये भूत पूजा की जाती है। तो ये किसके समय से आई थी, तो ये बौद्ध धर्म से प्रचलित थी, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी आप देखेंगे उत्तराखंड में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रातों को पूजा करते हैं, पशु बलि देते हैं, मुर्गी काटते हैं, गाड़ के घेरों में जाके पूजा करते हैं, रात की पूजा करते हैं, दिन की पूजा करते हैं, सुबह की पूजा करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार है। और इसके बारे में भी दोस्तों लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, ठीक है, कि पवार काल में भी ये सब चीजें प्रसिद्ध थी, और पवार काल से ही इनका उद्गम ज्यादा रूप में माना जाता है। पुजारी होते हैं हमारे, तंत्र मंत्र करते हैं, जैसे हम जागर वागर पढ़ते हैं पवाड़ू में, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा कहते हैं कि उसकी आत्मा भटकते रहती है, वो यानी कि वो भूत बन के आ गया है, उसको थापते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे भूमि देवता की पूजा करते हैं जिसे भूमियाल देवता कहते हैं। ऐसे पशुचारकों का देवता होता है, ग्वालों का देवता हो जैसे खड़पतिया या सौलिया देवता कहते हैं, भूमिया देवता होता है, ठीक है, दुधियान नरसिंह होता है, नाग देवता होते हैं, डोंडियार सिंह देवता होते हैं। तो ये सब टॉपिक भी, जैसे नरसिंह देवता होते हैं, घंडियाल देवता होते हैं, जाग देवता होते हैं। तो सभी देवताओं का क्या होता है, अपना अलग अलग धर्म है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जो कि वैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर अगला वाला वीडियो अगर इसके ऊपर बनाऊंगा तो हो सकता है धार्मिक आस्था से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। वैसे ज्यादा चीजें इसमें इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है, वही है कि महासु देवता से संबंधित है, पौखु देवता, सोमेश्वर देवता, ये सब चीजें क्या है कि परमार राजवंश के समय से ही चलती हुई आ रही थी, ठीक है, और आगे भी ये लगातार रूप से चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये हम अब अगली वीडियो में ही बात करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।